कवर्धा शहर में बढ़ती चोरी की आगे थी कांग्रेस 112 सीटों पे आगे। रात के 2 बजे तक हमने चुनाव परिणाम देखे और जो परिणाम आए उसमें हमारी 109 सीट थी, कांग्रेस की 114 सीट थी। हम पे ये आरोप लगाया गया कि हमने सत्ता के खातिर सरकार तोड़ी। आज मैं माननीय अध्यक्ष महोदय प्रकट करना चाहता हूं, रात में मैं ये निश्चय करके सोया था कि सवेरे ही मैं इस्तीफा दूंगा। हमारी पार्टी के भी मित्र थे, सवेरे सब इकट्ठे हुए थे। कई मित्रों का ये कहना था, जोर देके कहना, बहुमत तो उनका भी नहीं है, हम गिव अप नहीं करते, शाम तक इंतजार करें। और माननीय अध्यक्ष महोदय जो निर्दलीय मित्र थे, जो बाकी साथी थे, उनमें से हमारे पास आ रहे थे। आज शेरा भाई बैठे क्या यहाँ? मेरे तय करने के बाद भी स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान जी के साथ ही आए थे, जहां मैं सीएम हाउस में एक नहीं अनेकों सदस्य रास्ते में थे। भूपेंद्र जी कब आए? इनको होटल में लोग आ गए। मुझे कहा गया, जोर देके कहा गया कि इस्तीफा नहीं देना, लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने कहा मेरा काम से चलाओ नहीं, सीट कांग्रेस की ज्यादा है, जैसे सरकार उनको बनाने हमें अगर तोड़नी होती तो माननीय अध्यक्ष महोदय हम बनने ही नहीं देते। लेकिन अब मैं फैसला किया, मैंने इंतजार नहीं किया, जोड़ा तोड़ी की परवाह नहीं की, उसके लिए समय नहीं दिया। सीधे उतर के गया, मीडिया को मैंने कहा कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। मैंने कमलनाथ जी को फोन किया रास्ते से कि आपको बधाई, आपकी 114 सीटें हैं, और सीधे गवर्नर साहब को इस्तीफा देके आया और मीडिया के बाहर आके मैंने कहा, मुझसे प्रतिक्रिया पूछी तो मैंने ये कहा नाउ आई एम फ्री। लेकिन उसके बाद माननीय अध्यक्ष आज मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारे मन में अगर ये नियत होती कि कैसे भी सत्ता में बने रहे ऐन कैन पिटारे, हम तब भी सरकार में। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि प्रतिपक्ष मित्र जो अब तक रहे उनको सत्ता में आने का अवसर मिलना चाहिए। और माननीय अध्यक्ष महोदय का शपथ ग्रहण समारोह और प्रसन्नता के भाव से सबसे मिला, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। के बाद बताया और उसके बाद मुझे उम्मीद थी कि सरकार कांग्रेस अब 15 सालों के बाद सत्ता में आई, बहुत अच्छी सरकार चली, बहुत ढंग से सरकार चलाई, वादे पूरे करेगी, वचन निभाएगी। और उसके बाद भी माननीय अध्यक्ष महोदय मैं छुट्टी कर एक दिन, अब हेलीकॉप्टर की बात हो रही थी, मैं हेलीकॉप्टर से जाता हूँ, मुख्यमंत्री तो हेलीकॉप्टर से जाता है, मैं कमलनाथ जी तो हूं नहीं कि मुख्यमंत्री ना हूं तो अभी हेलीकॉप्टर मुझे मिलना है। मैं जब मुख्यमंत्री नहीं था मैं तो बाय रोड जाया करता था। गोविंद सिंह जी नहीं है, वो कह रहे थे वो सर्किट हाउस में कमरे हमने की बात कर रहे थे, तो दूसरा कमरा में माननीय अध्यक्ष महोदय हम भी गए, जसपाल जी बैठे हैं। मैं ट्रेन से रात को मंदसौर उतरा, बीच में मैंने रूट से यात्रा की थी और वहां उतर के जब हम सर्किट हाउस पहुंचे तो मुझे तो लगा कि 13 साल मुख्यमंत्री रहा हूं, मुझे ठीक ठाक जगह मिले जाए। कांग्रेस का कमरे में बड़ा ताला जा, मुझे कहा कि दरबारी में मैं तो जाने लगा, यशपाल थोड़े नाराज हुए, सुधीर गुप्ता भी थे, एक्स चीफ मिनिस्टर, एक्स यार मेरे छोड़ो छोड़ो एक्स मिनिस्टर। माननीय अध्यक्ष महोदय
मैं नेता प्रतिपक्ष के सम्मान से रुकने की व्यवस्था करूंगा, बाकी विधायकों के मान की भी चिंता करूंगा। लेकिन हमें दूसरा कमरा दिया गया, उसमें रोका है, उसका क्या दें? हम लड़ते रहे। अब आप तो धरना वरना देते होंगे 2-4 घंटे का, हम तो 48-47 घंटे बैठते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अपना ये संकल्प व्यक्त करना चाहता हूं कि चाहे किसी भी स्थिति में रहे, मध्य प्रदेश की जनता हमारे रोम रोम में रमी है, हमारी हर सांस में बसी है और उनकी सेवा के लिए हम जिएंगे तो उनके लिए और मरेंगे तो उनके लिए। ये केवल कहने के लिए नहीं है, लेकिन सरकार क्यों गई ये बात सोचो, प्रतिपक्ष के मित्रों सोचो, सरकार गई क्यों? आपने 5 महापाप आज मैं गिनाना चाहूंगा। प्रति 1 मिनट। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, विश्वास प्रस्ताव में हमारे सदस्यों ने जो मामले उठाए थे, हम अपेक्षा करते हैं कि उनका उत्तर अपेक्षा है कि उनके उत्तर मिल जाए। मेरा निवेदन यह है कि मैंने तो इतनी शांति चाहिए कि वो भी जब बैठे थे सब कुछ था। और स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा यही है कि स्वस्थ बहस हो, हम सवाल पूछे जब आप भी सुने। पहली चीज जिसके कष्ट और कसक मेरे मन में, कमलनाथ जी की सरकार ने भ्रष्टाचार का लोकव्यापीकरण कर दिया। मैं ये कभी नहीं कहता कि भ्रष्टाचार कभी बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 2003 तक भी कांग्रेस की सरकार थी, कभी कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में कभी पैसा नहीं दिया गया। ये पहली बार हुआ इतिहास में कि कलेक्टर और एसपी की पोस्टिंग में चारों तरफ चर्चा कर अनेक और पर बदल दिए गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, नरोत्तम बैठे दतिया में 3 कलेक्टर बने, 1 नहीं 2, 3। हालत ये होती थी कि कौन कितने देने वाला है। एक ने दिया, अगर उससे ज्यादा बार आ गया तो दूसरे को, फिर तीसरे को। मध्य प्रदेश के इतिहास में पदों की बंदरबांट की है, सत्या का मदद होता है, अभी उसकी जांच चल रही है। और कल हमारे मंत्री कार्य मंत्री जी ने कहा, मंत्री कार्य मंत्री जी ने कहा माननीय अध्यक्ष महोदय, 165 दिन में 450 से अधिक आईएएस
IPS अधिकारियों के तबादले हुए, 15,000 से ज्यादा ट्रांसफर किए गए, 15 भवन दलालों का अड्डा बना दिया गया, दलालों का अड्डा। कौन रिकॉर्ड पे कर रहा हूं, कौन भवन के पैसे देते थे, किसके पैसे बाद में फिर इनकम टैक्स के छापे में भरा। और वो आरडीओ जो वायरल हुआ है सीएम का और OSD का, कौन नहीं जानता दुनिया में। मैं पूछना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष कौन है, पहली बार मैं बदले, पहली बार। और उसके कारण भ्रष्टाचार की फिर ऐसी फैली, ऐसी पनपी कि पूरे मध्य प्रदेश में त्राही त्राही बन गए। हम उस डिस्प्ले को काटने की कोशिश करते हैं। और आज मैं सदन में कहना चाहता हूं, जब तक उस डिस्प्ले की जड़ में मठा डाल के पूरी तरह से समाप्त नहीं कर देंगे, हम चैन से नहीं करेंगे। लेकिन ये पहला बात था माननीय अध्यक्ष। और अगर पूछना चाहते तो मैं बताना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक नहीं अनेकों मामले हैं। आप कह रहे कि बताओ प्रमाण, सिंचाई परियोजना में महाघोटाला किया, बिना टिकट के दिए जाते थे, टाइम नहीं मिलता था, चलो चलो चलो, ठेकेदार बड़ा आदमी कहते आओ आओ, तय होता था कौन को। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय कंपनी को 1350 करोड़ रुपया दिए, 1 रुपया वापस नहीं मिला, एडवांस मेरे क्षेत्र की सिंचाई योजना सबको गई, सारा पैसा दे दिया आपने। एक मिनट का धैर्यपूर्वक सुन लें, देखिए आप धैर्यपूर्वक सुन लें। टेंडर की शर्तों में 5 की न्यूनतम तक निर्माण होने के बाद पाइपलाइन के पैसे का भुगतान का प्रावधान था, लेकिन आपकी सरकार ने मापदंड शिथिल कर दिए और गलत तरीके से कुल 877 करोड़ 57 लाख रुपया भुगतान किया। आपने किया, आपकी सरकार ने किया, कमलनाथ की सरकार ने। छिंदवाड़ा कॉम्प्लेक्स, पाइपलाइन वितरण प्रणाली उपयोग में आने वाली सामग्री बिना पूरी सामग्री प्राप्त किए ही 2000 करोड़ रुपया एडवांस दे दिए गए। 2000 करोड़ रुपया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मौके में 1/4 सामग्री भी प्राप्त नहीं हुई। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बार मैं सदन के माध्यम से जनता के दरबार में ये बात बताना चाहता हूं, प्रेस पाइप प्रणाली में कौन से पाइप लगेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तय था सिंचाई परियोजना में इनमें 18 निकाय आमंत्रित की 2019 में, और उनकी शर्तों में 25/4/2019 को संशोधन किया। पहले यह प्रावधान था कि जो प्रेस्टाइल पाइपलाइन बिछाई जाएगी उसमें MS एवं DI पाइप बिछाए जाएंगे। ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बंदरबांट करके बदल दिया गया और संदिग्ध गुणवत्ता की DRP पाइप लगाने का प्रावधान आपकी सरकार ने किया। DRP पाइप लाइन लगाने का प्रावधान, जबकि यूनिफाइड शेड्यूल ऑफ रेट में आइटम के रूप में यह शामिल नहीं था। क्यों किया? घटिया पाइप पूछते किसानों के खेत में पानी नहीं जाता। सरकार आते ही हमने बदल दिया और हमने तय किया कि बेहतर पाइप भी लगाए जाएंगे, घटिया पाइप लगाने को कोई साथ नहीं। आप उदाहरण पूछ रहे थे, आप उदाहरण पूछ रहे थे, सबूत पूछ रहे थे। जब सरकार जा रही उस समय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मोबाइल लेने के लिए
15 मिनट पहले 63 करोड़ का मोबाइल का सौदा करना हमारे की सरकार, हमारी की सरकार माननीय अध्यक्ष महोदय प्राइवेट वेयर हाउस को खरीद केंद्र बना के शहर के लोगों को उपयोग करने का काम किया था, तो आपकी सरकार ने किया। कृषि यंत्र खरीदी के मामले में घोटाला माननीय अध्यक्ष महोदय, आई अवार्ड में भी घोटाला, उद्योगपतियों पर दबाव डाला गया, कोई कंपनी की पता नहीं कौन सी कंपनी थी, सुधारे परियोजना में भी 500 करोड़ रुपए एडवांस दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये मैं नहीं बोलता अगर प्रमाण की बात नहीं होगी, अगर आप कहोगे तो प्रमाण के आईओ टैब के सामने रख दिए जाएंगे। मैं कोई भी बात कर रहा हूं तो पूरी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो दूसरा बड़ा बात किया माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसका मैं आज जिक्र करना चाहूंगा, निर्दोषों का कार्रवाई। माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय दिग्विजय सिंह, मैं सबका आदर करता हूं। व्यक्तिगत रूप से माननीय गरिमा का सम्मान मिला 3 दिन पहले, और उन्हें कहा कि लोगों को झूठे केस बनाए जा रहे, प्रताड़ित किया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार आती क्या हो गया थे, चुन के भारतीय जनता पार्टी ने क्या चुन के मामले लाते, रिटर्न बनाए गए, नरोत्तम मिश्रा जब बता रहे, उनके परिवार के लोग बने, विजय साहब, भूपेंद्र सिंह हो, विश्वास सारे हो, संजय पाठक एक नहीं है। हालत ये हो गई थी कि एयरपोर्ट से निकलना था तो खेतों में दौड़ डाल के पता नहीं कैसे पुलिस से बचा के भाग के आया, और फोन किया खदानें बंद कर दो, रिसोर्ट तोड़ दो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की 80 दुकानें कई वर्ष पहले की आपने पूरी तरह से तबाह करवाई। और आज मैं कह रहा हूं, आरिफ भाई सामने बैठे मैं भगवान से दुआ करता हूं कि लंबी उम्र मिले, वो 27 हो, वो स्वस्थ हो, हम उनके साथ खड़े। लेकिन मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता शांत हो गए, सारी बात सुन, मैं उनका बैठने नहीं गया। एक शिक्षक भी वहां आगे मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम, मैं वहां से गया और वो शिक्षक सस्पेंड हो गया। मैंने आरिफ भाई से तो उसका क्या दोष, उसके ससुर थे जिनकी डेथ, उसको क्यों सस्पेंड किया, उसको बाहर कर दो, नहीं हुआ बाहर। मैंने कमलनाथ जी से कोई निकालना है बदला लेना तो मुझसे ले लो, गरीब मासूम से क्या को बताइए। कई दिन तक मैंने कोशिश की, मैं उसको न्याय नहीं दिला पाया। उसका पाप और अपराध केवल ये था कि मैं जहां बैठने गया था वहां वो आ गया था कि उनकी उसके सबसे कौन ने सुन किया। मुझे कई बार करे तो 16 साल में हमने पहले आपको ऐसा नहीं देखा, मैंने सुन नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं, जब मैं मुख्यमंत्री बना पहले मैं मार्गदर्शन लेने दिग्विजय सिंह जी के पास गया, 10 साल मुख्यमंत्री रहे। मुझे बताइए, एक बार ब्रीफ कर दीजिए कौन कौन सी चीजें हुई है, बाकी कैसे बेहतर करना चाहिए। तो मैंने हमें तो माननीय गरिमा का सम्मान। और उस समय जब मुझसे पूछा गया UW फलाना जिनका का देखो, कोई पूर्वक कार्रवाई के खिलाफ नहीं होगी, हम इसके लिए नहीं आए। हमने हमेशा माननीय गरिमा का सम्मान, लेकिन हमारे एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं पर केस लादे गए। अब कोई दोस्त है तो उसका होटल ही साफ कर दो, क्योंकि हमारी सरकार है, अब हम रुकेंगे नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने भी कार्रवाई की, लेकिन इसके कारण नहीं की। गुंडों पर कार्रवाई की, दबंगों पर कार्रवाई की, माफियाओं पर कार्रवाई की। और मैं आज कह रहा हूं, कोई इसको अहंकार ना कहे, ये मन की तरफ है। जो गुंडे हैं, बदमाश है, माफिया है, अवैध कब्जा करने वाले, दूसरों की जिंदगी से खेलने वाले, तो उनको छोड़ा जाना चाहिए। आज मैं कहना चाहता हूं, गुंडे, माफिया, जनता की जिंदगी से खेलने वाले कोई भी
कार्रवाई, हम निर्दोषों पे कार्रवाई नहीं करें, निर्दोषों क्या हम छेड़ेंगे नहीं और दोषियों को हम छोड़ेंगे नहीं। वो बात नहीं है, दारी देकर जमीन मुक्त कराएंगे। मैं याद आया रामेश्वर शर्मा बैठे, उनके क्षेत्र में वहां गरीबों के मकान बनाए, हम माफियाओं से छुड़ाएंगे, गरीबों के मकान बनाएंगे, इंदौर में भी बनाएंगे, उज्जैन में भी बनाएंगे। जो समाज के दुश्मन है उनको माननीय अध्यक्ष महोदय हम नहीं छोड़ सकते, लेकिन आपने तो हमारे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई की। माननीय अध्यक्ष महोदय प्लीज आप जो किया वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। योजनाओं को एक नहीं अनेकों योजनाओं को बंद करने का काम किया। आज बालाकृष्ण की लाला लावा जी बैठे हैं और ओंकार भी बैठे हैं। मेरे ओंकार भाई आपके क्षेत्र में बैगा समाज के लोग हैं, बैगा, सहरिया, हालिया, 3 अत्यंत पिछड़ी जनजाति, इनको हमने पहचाना। इनकी स्थिति अत्यंत दयनीय है और इसलिए पोषण भत्ते के नाम पर 1000 रुपया महीना इनको दिया जाए। क्या हमने गलत किया था? क्या हमने पाप किया था? सरकार आते हीरालाल शिवलाना जनजाति के बड़े पैरोकार हैं, आपने कभी आवाज उठाई देगा भाईया इनके 1000 रुपया को बंद कर दिया गया। ओंकार जी क्या कह रहे थे? आप बता दें। ऐसा मेरा जानकारी है। अगर आपसे निवेदन है कि इनकी भुगतान है किस हेड से दिया जा रहा है, कौन सा आपने स्टेट पक्ष को प्रावधान किया है, ये माननीय रहना जो होता था ये माननीय मोदी जी ने नहीं किया था और आपने बदला लेकर के हम लोग मदद योजना बनाया था। आप भी मदद कहते हैं। मदद योजना जो मैंने बनाया था जिसमें 25,000 के लिए 50 किलो जन्म पर 1 कुंटल का 4 रुपया आपने का काम किया तो राष्ट्र की बजट से हम दे रहे हैं। की बात का ये बता के कारवा छोड़ लूटा आपने कभी आवाज उठाई और आज में करो इस तरह से करा अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आदिवासियों की योजना कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी। ऐसा कोई भी आदेशों को पठन करेगा झूठ बोल के करना ही गलत बात है। सदन की मान्य संसदीय परंपरा में शिष्टाचार यह है कि सदन के नेता बोल रहे हो तो कोई सदस्य खड़ा नहीं होगा और कोई सदस्य हस्तक्षेप करना चाहता हूं तो माफी सदन के नेता के बैठने पर ही आसंदी की अमल से ऐसा कर सकेगा। या सदन के नेता अपने स्थान पर न बैठे हो तो वो सदस्य वापस अपनी सीट पर बैठ जाए और कोई काम नहीं करेगा। सदन की गरिमा और सार्थक चर्चा के लिए माननीय सदस्य इस शिष्टाचार का पालन करेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक कहना है माननीय मुख्यमंत्री जी, सदस्य ये नहीं बोलेगा क्या एक आदेश है कि आपको बात की हमारी सरकार ने बंद कर दिया था ये आदेश? माननीय अध्यक्ष महोदय तो बात आएगी
खाते में पैसा नहीं पहुंचा जब तक इनकी सरकार थी। हमारी सरकार ने फिर से डालना आपने विरोध करना चाहते हो, इसलिए आप बता दीजिए जो हमारा जो अकाउंट में जो पैसा अच्छा दूसरी बात ये बता दो, करा दीजिए। अच्छा एक में माननीय मनगांव जी ने एक बात बताई थी, कल संतो भाई मानता ना, मैं तुरंत निर्देश दे रहा हूं, किसी सदन से मनीष दस्तों की कलेक्टर से बात करें, सोन की बाई को ढूंढे, गाड़ी भेजे, बुलवाए, अस्पताल में भर्ती करवाए, पूरा इलाज करवाए। दूसरे का इंतजार करते रहे, जल्दी हम इसलिए करना चाहते हैं, कोई ये न करे कि कहीं और हाथ में भी हो जाए। मान्य अध्यक्ष महोदय, पूरा सदन बैठा है, रोज सैकड़ों गरीबों का इलाज भारतीय जनता पार्टी
अध्यक्ष महोदय, इधर दूसरी योजना बंद की, संबल योजना। माननीय अध्यक्ष महोदय, 75 लाख लोगों के नाम काट दिए गए। गरीब का सहारा बनने वाली थी संबल योजना, आपने 67 लाख नाम काट दिए। आपके क्षेत्र में मंत्री थे सिसोदिया जी, जो बार बार कहते थे आज भी शिवराज का फोटो योजनाओं में जा रहा है, आज भी जा रहा, हटाओ उसका यही चलेगा। अच्छा, एक बात मेरिट में जो बच्चे आते थे नंबर देके 75%, उन मेधावी बच्चों को हम लैपटॉप देते थे ताकि उच्च शिक्षा के लिए काम आ सके। वो लैपटॉप देना क्यों बंद किया? मेधावी बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? मेधावी बच्चों ने क्या बिगाड़ा था? किसको दिया था? कोई बताना किसको दिया था? अपने आपको बताना किसको दिया था? आपको बताया किसको दिया था? जो पता है ना, क्यों भाई? बच्चों का लैपटॉप बंद कर दिया। परमेश्वर योजना बंद की, पंचायतों का पैसा रोक दिया। परमेश्वर बंद करके आप सीमेंट कंक्रीट की सड़कें तक गाँव में नहीं बन रहे। इसी योजनाओं का नाम, फसल बीमा ज्यादा किस तरह निवेदन हमने किया है कि हमें मुख्यमंत्री पर कृपया आप बोले, आपका अधिकार है, आप जो भी कह रहे हैं उसका एक प्रमाण सूचनाएं नहीं, ध्यानाकर्षण सूचनाएं नहीं, आप उस विभाग के मंत्री थे, लेकिन आपने कभी स्वीकार नहीं किया कि आप लैपटॉप देंगे। दिया तो बात अलग है, आप देंगे ये भी नहीं कहा आपने कभी मुख्यमंत्री निकाल आपने फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि की आपने किसान के लिए बड़ी थी। एक नहीं कई जन हितैषी और लोक कल्याणकारी योजनाओं को आपने बंद किया।
बात और चौथी बात और ध्यान से बोल रहा आपने एक काम और 3 चीजें और मानने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन प्रारंभ किया। जल जीवन मिशन और जल जीवन मिशन इसलिए गांव में भी पाइप से लाइन बिछा के घरों में टोटी वाला नल लगा के पानी दें ताकि हर घर में पानी आए। आपने जल जीवन मिशन योजना अपने यहां प्रारंभ ही नहीं की। गरीबों के घर में पानी जाता, माताओं बहनों को एकदम की योजना मैं बहुत क्योंकि अनेकों विषय में जल्दी आगे बढ़ना चाहता हूं। मैंने कहा आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में केंद्र सरकार ने जितने मकान दिए थे आपने कटौती कर दी। 2 लाख से ज्यादा मकान आपने वापस किए। 2 लाख से ज्यादा मकान आपने वापस किए
आपको 40% देना था, आपने नहीं दिया, गरीब मकानों से वंचित हुआ। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसान सम्मान निधि प्रधानमंत्री क्या जाते हैं, अपना क्या जाता है? हमको तो केवल सूची ही देनी थी, आपने पूरी सूची नहीं दी। कई किसानों को किसान सम्मान निधि से आपने वंचित करने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात और अंत में जो आपसे पूछा वो सत्ता का आप जहां जाते थे कैसे नहीं सुनोगे, करनी पड़ेगा। कई जगह तो कार्यकर्ता ही कलेक्टर के दरवाजों में लात मार कर घुस जाते थे, हमारी सरकार है, वो तो ठीक नहीं होता। और इसके माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार हमने नहीं गिराई, सरकार हमने नहीं गिराई, हम तो चुपचाप अपना काम कर रहे थे। सरकार गिराई उस अहंकार के कारण, जब आपने इंडिया जी के ऊपर महात्मा गांधी को उतर जाओ सड़क पे, आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई, तब परेशान होके आपके जो कल साथी थे, जो आज हमारे मित्र है, आपको छोड़ के आए। इसलिए सरकार और दूसरी बात कही जा चुकी है, लेकिन मैं और निकाल करना चाहता हूं, कोई मेहरबानी करिए। जनादेश हमने प्राप्त की, उपचुनाव लड़े और उपचुनाव लड़के पहले प्रोग्राम कितने वोटों से जीते थे, है कि 10,000 शराब कितने से जीते, 64,000 से कितने से जीते थे, 54,000 से, वो कितनी कितने से जीते, 40,000 से जीते, ये बैठे जल्दी गाँव कितने से जीते, और ये खुदों भी कितने से जीते भैया बता दो, 34,000 से 52,000 मैं इससे कहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर आपके काम पवित्र होते हैं, 20,000 से जीते, 30,000 अगर मैंने इससे कह रहा हूं कि आपके काम ठीक होते तो इस घटना के बाद कि आपकी सरकार गिरा के लोग इधर आ गए, जनता बुरी तरह से हमको पराजित करती, लेकिन भारी बहुमत से जीत के चला गए, फिर हमने ये सरकार बनाई। और इसे कहना गलत, मुख्यमंत्री महोदय, नाम भी आपने अच्छा दिया, सरकार गिराने वालों को नाम भी आपने दिया, जो आज तक अपने दारू कर लेता तो अपने पुत्रों का नाम नहीं रखता, भविष्य। धन्यवाद। आपको अब माननीय अध्यक्ष महोदय, कोविड की बात की आपने कहा, एक मिनट मेरी बात सुनेंगे, मैं भी इसी तरह का मेंबर हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी तरफ से मेरे सारे लेंगे। अरे बेटो भाई, आज तक रिपोर्ट नहीं की माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना सुनना पड़ेगी, ये मेरी नहीं पूरे सदन की पीड़ा है। मेरे कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने हमला किया, आपने मेहमा महीने की बात की कोविड में, मैं एक तो चिंता भी प्रकट कर रहा हूँ पक्ष से प्रतिपक्ष से, चीन में कोविड के कारण अभी हालत काफी खराब है और वेरिएंट भी चीन का आपने आज समाचारों में देखा होगा अपने देश में आया है, तो फिर सावधान रहना है। मैंने तो 23 मार्च को शपथ ली और रात को 9 बजे 8 बजे शपथ ली और रात को 9 बजे मैं बल्लभ भवन पहुंच गया, वहां कोविड के अंदर बैठा और मुझे आश्चर्य हुआ कितनी भयानक महामारी, जिसके बारे में पहले तो समाचार आ रहे थे, प्रधानमंत्री जी ने अनेकों उपाय के मजाक की तब उड़ाया गया, जिसमारी बजवा रहे, मीठा बजवा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभ्यास करने की कोशिश की, कोई तैयारी नहीं की,
गोविंद सिंह जी नहीं, उन्होंने कहा कि फलाना अस्पताल में माननीय अध्यक्ष महोदय हमको माननीय अध्यक्ष महोदय दिनों रात अगर दिल से कांग्रेस के मित्रों से भी पूछेंगे तो वो जो 2 साल इस बार जो सरकार चलाई उसमें पौने 2 साल को केवल कोविड से लड़ाई लड़ते ही गुजर गए। 550 मैंने बैठकी की, 550 रोज परिपल हम करते और बंटल बैठक मैंने अस्पताल से भी नहीं छोड़ी। जब मैं खुद कोविड से इन्फेक्टेड रहा, आगे बढ़ गया आपकी ट्यूबलाइट देर से जलती है, आप तो आगे बढ़ गया भाई। लॉकडाउन अगर पहले रखा था उसकी जाती जाती। मान्य अध्यक्ष महोदय पीसी शर्मा जी भी अस्पताल में भर्ती थे और मैं भी भर्ती था। आप भी चिरायु में थे, मैं भी चिरायु में था। क्योंकि उस समय हमको व्यवस्था बनानी थी मान्य अध्यक्ष, केवल भोपाल में नहीं, हमने इंदौर में भी प्राइवेट अस्पताल किया जो तात्कालिक रूप से जितनी जानकारी कोविड के बारे में थी कि टेस्ट करो, पहचानो, कई तरह की अफवाहें फैलाई गई। आपको पता है स्वास्थ्य कर्मियों के हमले पर कुछ समय हुए, समझा के बुझा के हमने सैंपल लेना प्रारंभ किया। उसके बाद उस मामले को आज संज्ञान में नहीं लिया गया, जांच की गई। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मेरा सिर्फ एक सवाल ये है, ये B4.7 नया जो वेरिएंट आ रहा है इसके लिए हम क्या तैयारी करें, तो उसको उल्लेख करते हैं, ये भी बड़ा खतरनाक है। धन्यवाद। सभी जगह को निर्देश दे दिए गए हैं, जनता को भी सलाह दी जा रही है कि भीड़ भरी जगह अब मास्क लगाना प्रारंभ करें, बूस्टर डोज वो लगवाने का काम करें और अब लगभग हर सप्ताह इनकी समीक्षा करेंगे। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा था कि उस समय दिनों रात एक ही काम था, हम टेस्ट करें, आइसोलेट करें, उनका इलाज करने का काम कर रहे हैं, उसके बहुत विस्तार में नहीं था। लेकिन उस समय जो उपाय समझ में आए सरकार ने पूरी शिद्दत के साथ किए। हमने क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां बनाई। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों में केवल सरकारी अफसर और मंत्री नहीं थे, हमने पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कमेटियां बना के जनता को इन्वॉल्व किया। जब ज्यादा लोगों को रखने की जरूरत पड़ी तो हमने कई जगह कोविड केयर सेंटर अन्य स्थान पर बनाए, यहां तक कि ग्राम पंचायतों में बनाए, स्कूलों में बनाए, कोविड केयर सेंटर उसने भी काफी अच्छा काम किया। और जब दूसरा दौर आया जो महाभयानक था और सचमुच तो उसमें तो हम भी पूरी तरह से हिल गए थे, क्योंकि उस समय ऑक्सीजन की जो जरूरत थी आप गंभीरता आपने भी उस समय महसूस की, क्योंकि जितने लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत थी ये सच था कि उतनी ऑक्सीजन की व्यवस्था हम लोगों के पास नहीं थी, क्योंकि कभी जरूरत वैसी पड़ी नहीं। लेकिन आप जानते उस समय हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली, ट्रेनों टैंकर लाद के ऑक्सीजन प्रदेशों में लाए गए, हवाई जहाज से खाली टैंकर वापस भेजने का काम हुआ और दिनों रात लगभग 12 दिन मुझे कहते हुए मुझे मेहमामंडित नहीं होना, लेकिन दिन और रात कोई नहीं, केवल एक ही चिंता थी, क्योंकि जगह जगह से समाचार आते थे कि हम 1 घंटा की ऑक्सीजन, आधा घंटा की ऑक्सीजन, उस समय सांसें थम जाती थी माननीय अध्यक्ष महोदय। लेकिन मैं अपने सारे डॉक्टर्स को, कोविड के लड़ाई लड़ने वाले हमारे कोरोना वॉरियर्स को, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, हमारे कई मित्रों ने उसमें मदद की, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूं। मिलजुल का लड़ाई लड़ने की कोशिश की और दूसरी लहर पर भी हम काबू पाने में सफल हुए। पूरी ईमानदारी से कोविड की लड़ाई माननीय अध्यक्ष महोदय लड़ने का काम हम लोगों ने किया। हमको ये बात जरूर है, माननीय मुख्यमंत्री जी, मेरा एक सुझाव है, मैंने प्रश्न लगाया था कि सुझाव ये है कि जो होम आइसोलेशन में
मान्य अध्यक्ष महोदय, अब मैं इस पूरे सदन का ध्यान, क्योंकि जनजाति समाज की स्थितियों पर आपने आरोप पत्र में अपनी बात कही है, मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात को आप ध्यान से सुनने की कृपा करें। मैं इधर भी कहना चाहूंगा, सामने भी मेरे प्रिय मित्र, मैं जनजातियों की बात कर रहा हूं। एक नहीं, अनेकों कदम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने जनजाति समाज, आदिवासी भाई और बहनों के कल्याण के लिए उठाए। ये अलग बात है कि राजनीतिक कारणों से आप उनका जिक्र ना करो या भ्रम पैदा करने की कोशिश करो। मैं बहुत से कदमों के बारे में आज बात नहीं करूँ, लेकिन मुझे एक ऐसा गर्व है कि भोपाल में जहाँ की शासिका थी, जहाँ की रानी थी, रानी कमलापति, उनकी प्रतिमा भोपाल में अगर लगाई, सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगाई। इंदौर में संख्या मामा की प्रतिमा भगवत चौराहे पर, और एक तो बड़े शहरों में तो केवल कुछ लोगों की और विशेषकर एक खानदान से संबंधित उनकी प्रतिमाएं लगा करती थी। हमने संख्या मामा हमने प्रतिमा लाई, शंकर साहब, रघुनाथ साहब, रानी दुर्गावती हो, और हमने तो छिंदवाड़ा कॉलेज का नाम भी राजा शंकर शाह जी के नाम पर रखने का काम किया। महिला कॉलेज का नाम भी राजा हृदय शाह के नाम पर रखने का काम किया है। हमने हर जगह स्मारक बनाने की कोशिश की है। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस बेले वतन पर मरने वालों का, यही बाकी हिस्सा होगा। जनजाति हमारे क्रांतिकारियों को सम्मानित करने का काम कभी किधर की सरकार ने नहीं किया। क्या तो भारत जनता पार्टी की सरकार ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी, जिस रानी कमलापति का आपने जिक्र किया, उसका किला आपके विधानसभा क्षेत्र में अपनी सुंदरता में आंसू मारा है, उसमें भी दो शब्द बोल रहे रानी कमलापति। अपनी सुन लो, पेशा पे तो आ जाने दो, जी पेशा पे आ जाने दो भाई। याद किया सरकारी डॉक्यूमेंट में आज की कंट्रीब्यूशन दूसरे के नाम पर कैसे किया गया। कांग्रेस के टाइम पर संजय मामा को डाकू कहा जाता था, कांग्रेस के टाइम पर आप उसी पार्टी से बिलोंग करते हो। या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने जनता को पूरा सम्मान दिया है, पूरा सम्मान दिया है, हमारे आदिवासी जनता को सम्मान दिया। अगर पेशा पे चर्चा करना चाहता हूँ, आप बार बार मामला उठाते थे, आप चर्चा करके सुन लें। साझा है, मैं आदिवासी भाई बहनों की बात कर रहा हूं, कम से कम मुझे ध्यान से सुन तो लो। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा एक्ट की बहुत बार बार चर्चा हुई। मैं पूछना चाहता हूं सामने, और मैं बताऊंगा कि मैंने क्या किया। क्या पेशा के नियम कभी कांग्रेस की सरकार में बनाए गए? आप दुर्घटना पकड़ा दो और इसके बाद उसके नीचे क्रियान्वित नहीं करो। मैं कह रहा हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे गर्व है मध्य प्रदेश की धरती पर पेशा एक्ट और उसके नियम लागू किए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लागू किया। पेशा के मूल नाम का ध्यान नहीं रखा गया। कानून के नाम पर पूरे भी आपने, अलावा भी आपने पेशा कानून का नाम वाजिब बता दिया होगा। सरकार के नाम किया है, तो बीजेपी की गवर्नमेंट की बात है।
नहीं कि मैं पेशा के बारे में अपनी बात कर रहा हूं, कम से कम पेशा तो सुन लो। कांग्रेस की सरकार 15 महीने चली, आपके 18 साल से 18 साल की बात करें, 18,000 की बात करें, सिर्फ 15 महीने की सरकार को पहुंच के और आप यहाँ पे आरोप की बात आपके 18 साल के आरोप है, 18 साल के 18 साल माननीय पेशवाल है। 18 साल में जनजातीय क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्रों में अगर सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पहले तक बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और हिरालाल जी ये पिछले आश्रम वाला है, आदिवासियों के व्यक्तियों में बहुत विनम्रता के साथ कह रहा हूं और आप आंकड़े उठा के देखिए। हमारी सरकार ने आदिवासी क्षेत्र में कितने हाई स्कूल खोले, कितने हायर सेकेंडरी स्कूल खोले, कितने आश्रमशालाएं खोली, कितने छात्रावास खोले। अरे और तो और आपको दहेज के लिए जो टीम मिली हीरालाल जी, वो पढ़े लिखे बच्चों की टीम, वो
उनको पढ़ाने लिखाने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया, वो भी नहीं किया, कांग्रेस ने नहीं किया। आप गलत जगह पहुंच जाओ, कांग्रेस ने कभी नहीं किया। डॉक्टर बन सके इसलिए उनकी फीस भरवाने का काम मामा कर रहा है। विदेशों में पढ़ रहा है, विदेशों में आजकल विदेशों में पढ़ रहा है, विदेशों में 18 साल के बाद करते हो हमें के साथ आ जाए आने में पढ़ तैयार आता है सम्मान मानने के तैयार है। मनमोहन सिंह जी ने जो पैसा दिया मध्य प्रदेश को मध्य प्रदेश के आने वाला मनमोहन सिंह को उन्हें भी नहीं कर रहे इतना दिया मनमोहन के 20 साल से हार रहे हो तो अगले 20 साल की गारंटी है। कांग्रेस की तो 12 घंटे 60 मिनट 12 घंटे 50 मिनट की चर्चा हुई है, उसमें 7 से 7.5 घंटे हमने विपक्ष को दिया है, 7.5 घंटे और कई बार तो 50 मिनट आप बोले तो कोई ये हमने 7.5 घंटा समय आपको दिया है।
यदि आपने ये तय करके रखा हो कि नहीं हमको बोलने नहीं देना, ये चीजें बताओ ना। आप सुनो ना मुख्यमंत्री जो काम हुआ है वो बता, जिसके बारे में आपने आरोप लगाया उसका जवाब तो सुना देगा आपको। आरोप जो आपने आरोप लगाया, अविश्वास लाए, आरोप लगाया, ये काम नहीं हुआ, वो काम तुमसे जवाब दे रहे हो, जवाब माननीय मुख्यमंत्री कोई बोले नहीं। के गरीबों की बात हो रही है, गरीबों की बात हो रही है, आदिवासियों की बात हो रही है। पेशा में माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार एक नहीं, उनकी परंपराओं और जीवन मूल्यों के संरक्षण के अधिकार दिए हैं। कम से कम वो तो खोल लें। पहली चीज जमीन का अधिकार। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा के नियमों में हमने तय किया हर साल ग्राम सभा में, जानते हैं आप, मैं बहुत विस्तार में नहीं जा रहा, ग्राम सभा बनेगी, ग्राम सभा बन रही है, लगातार मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, संबंधित जिलों के 16 कार्यक्रम में बैठकें कर रहा हूं। ग्राम सभा के गठन से लेकर बाकी चीज हो जाए, जमीन का अधिकार में हर साल पटवारी और फील्डगार्ड, खसरे और अस्सी नकल, पीवन की नकल सीधे ग्राम सभा में रखेगा, ताकि कोई आदिवासी की जमीन इधर से उधर न कर पाए। धन्ना की जमीन पन्ना के नाम से होगा, उसको नहीं चले, ये अब नहीं होगा। पूरा अधिकार ग्राम सभा में रखा जाएगा। माननीय अध्यक्ष, कई बार छल से, कपट से, बेईमानी से जनजातीय आदिवासी भाई बहनों की जमीन, और एक सदन दौर मैं अपने विशेषकर आदिवासी विधायक मित्रों को कहना चाहता हूं, एक सदन दौर चल रहा है, आदिवासी की जमीन अगर खरीदना है तो कैसे भी किसी आदिवासी बेटी से शादी कर लो और उसके नाम पे जमीन खरीद लो और वो जमीन अपने नाम हो जाए। अरे यहां तक कि कई जगह सरपंची का चुनाव लड़ाने के लिए दूसरे के षड्यंत्र करते, ऐसे षड्यंत्रों से सावधान रहो। आदिवासी समाज को अंतर किया है नलवल से, अगर ऐसी नलवल से अगर कोई ऐसी जमीन ले ली गई तो ग्राम सभा उसमें हस्तक्षेप करेगी और वो जमीन वापस दिलाने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। ये पेशा का प्रावधान किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा में ये बात पहले जो हो चुका है, आपने बहुत बड़ी बात पूरे आदिवासी समाज माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने ये पेशा के नियम जो बनाए हैं, उन नियमों में अगर उस अधिकार क्षेत्र में गांव में कोई मिट्टी की खदान, रेत की खदान, गौड़ खनिज अगर वहां होगा तो उस पर पहला अधिकार आदिवासी जनजातीय समिति का ये प्रावधान है। मैं कहना चाहता हूं, आदिवासी पेड़ का बेटी को प्रेशर नहीं लगा सकते, तो मिट्टी के काम में नहीं आ सकते या रेत के काम में नहीं आ सकते। हमने ये प्रावधान करने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, पेशा के अंतर्गत हमने ये फैसला किया है कि हमारे अगर कोई भी मजदूर कोई लेके जाता है तो कई बार पता नहीं चलता कहां से ले गए, कई बार मुसीबत में फंसते हैं, बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, कई तरह की दिक्कतों का सामना करते हैं। अब बिना ग्राम सभा को जानकारी दिए कोई भी एजेंट हो या कोई एजेंसी हो इन भाई और बहनों को बाहर नहीं ले जा सकती, और कोई ले जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस बात का प्रावधान किया, हमने ये प्रावधान भी किया। विधानसभा ग्राम कराना है और वहां से रेत जा रही है,
देशा जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में देखने साधों के विधायक भी जाने देशा क्या बात हो रही है। प्रावधान की जानकारी मिले देखो बात की जानकारी ले चाहिए आपके लोगों से बैठ जाओ नहीं लिखा जा रहा और आदिवासी बच्चों को होमवर्क जो दिया था बोलो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री आदिवासी माननीय सदस्यों को नियंत्रित करें। सदन के नेता का जवाब सदन की गई अनुसार आपको बोल देगा मेरा पॉइंट आवर ये है 1.5 घंटा मेरे लड़के हो गया मुख्यमंत्री जी के लिए 2 मिनट भी बगैर इंटरप्शन के बोलने नहीं दिया। अध्यक्ष जी मैं प्रतिपक्ष से आग्रह भी करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ, आज आप अपना एक नया नेता आपके 9 मिनट तक बना रहे आप अपना एक नेता चुन लें। आप असेंबली की नहीं मान रहे, आप सदन के नेता की नहीं मान रहे, आप अपना एक नेता चुन ले वो आपके लिए तय करेगा कौन बोलेगा। ये प्रश्नोत्तर काल से बगैर इधर काल होगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है और अभूतपूर्ण नहीं है। आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, कैसे हो रहा है। लेकिन मुझे कदम कदम पर टोका जा रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश विधानसभा की अपनी गरिमा है, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम आपको अगर नहीं समझे तो ये तो समझ लो मेरे भाई, और समझ रहे हो तो मैं आपका सहयोग चाहता हूं। आप जाओ और लोगों को समझाओ। बेटा में हमने तय किया कि अगर गांव में कोई बाहर से भी आएगा तो उसको सूचना देनी पड़ेगी। वो कायम के लिए आया है, मन मर्जी से कोई घुस नहीं पाएगा, क्योंकि कई ऐसे इरादों वाले लोग जिनका भाव ठीक नहीं रहता वो भी आ जाते हैं। इस बात का प्रावधान पेशा में किया गया है। 2 वनोपज होती है माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तेंदुपत्ता और दूसरा हमारी गौर वनोपज होती है जिसमें हर्रा, बहेड़ा, आंवला, महुए का फूल, महुए की गुल्ली, करण का बीज, नीम की निमोली, अलग अलग तरह की वनोपज आती है।
हमने ये प्रावधान किया है कि अगर ग्राम सभा चाहेगी तो दैनिक पत्ता तोड़ने का काम ग्राम सभा करेगी। दैनिक पत्ता तोड़े, दैनिक पत्ता सुखाए और दैनिक पत्ता बेचे। ये अधिकार, ऐतिहासिक अधिकार अगर दिया है तो ग्राम सभा और केवल इतने ही नहीं, हमने सीधे वन विभाग से ये कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है तो उनके हाल को छोड़ दें, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा। नए नए भाई बहन आएंगे एकदम कैसे बेचेंगे, कोई बिचौलिया आके कम दामों पर ना खरीद ले जाए। और इसलिए पूरी तरह से प्रशासनिक अमला उनको ट्रेनिंग देने का काम, संरक्षण का काम, 2-3 साल में सारी चीजें ठीक हो जाएगी और अभियान चला। माननीय अध्यक्ष कौन सा अभियान चला? हमने ये कोशिश की कि गांव-गांव में ग्राम सभा की बैठक हो जाए और ग्राम सभा कुछ निकले जो दैनिक पत्ता तोड़ने का काम करे। केवल दैनिक पत्ता तोड़ने का काम नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये वनोपज संग्रहण का काम। हम एक बार छिंदवाड़ा जिले में गया था। छिंदवाड़ा जिले में पातालकोट में अचार की चाय की जरूरत बहुत अच्छी होती है, वो लेके 3 या कोट चलाते थे, सस्ते दाम पौने दाम हम लोगों ने तय किया वनोपज संग्रह का। लेकिन अब तय किया है कि इस वनोपज का मौखिक सहित संग्रहण का काम ग्राम सभा करेगी। किस रेट में बेचना है जो ताकि संगत हो, उसका काम भी ग्राम सभा करेगी। और उसमें से जो आमदनी आएगी मोदी ग्राम सभा का खाता खुलेगा, उसके पास आएगी, मजदूरी देने का काम, ये सारे के सारे काम वनोपज के ये ग्राम सभा को देने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है जो पेशा के अंतर्गत किया गया है। हमारी परंपरा नई दारू की तरह की दुकान किसी भी गांव में ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं खोली जाएगी। ये प्रावधान किया गया है, ये प्रावधान किया गया है। ग्राम सभा का चाहे तो सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने पर प्रतिबंध लगा सकती है। ये प्रावधान भी किया गया है कि ग्राम सभा अगर चाहे तो किसी दिन को ड्राई कर सकती है। उसमें भी मैं आऊंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। मुझे केवल मुझे इसका फायदा मैं अच्छा और बुराई बना जनहित में भी हो जाए, उसकी मैं कोशिश कर रहा हूँ। और एक मुद्दे को मैं रेखांकित करने का काम करूंगा। मेरा निवेदन है कि पेशा को और अनेकों प्रावधान अगर मैं बोलूंगा तो घंटों पेशा पर ही बोल सकता हूँ, लेकिन मैं आपका भी सहयोग चाहता हूँ। मेरे जो विधायक साथी है पक्ष के प्रतिपक्ष के, उन दोनों से कहना चाहता हूँ पेशा किसी के खिलाफ नहीं। अब मुझे पता चला है कि आग लगाने की कोशिश हो रही है, ये पेशा तो बाकी लोगों के खिलाफ है और ये काम कांग्रेस करती है सामाजिक समरसता के जब उनका सहयोग भी चाहता हूँ। मैं गांव, मैं चर्चाओं में गया हूँ, मैं ग्रामीण सभाओं में गया हूँ, मैं अनेकों स्थान पर पेशा ढंग से समझाने के लिए गया हूँ और मैं प्रतिबद्ध हूँ कि नेतृत्व और स्पीड में पेशा के नियमों को जमीन में लागू करके अपने आदिवासी भाई और बहनों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण करूँ। पेशा के कारण एक नई समृद्धि और विकास का मार्ग माननीय अध्यक्ष महोदय
वो जरूरी है। ऐसा एक आपने लागू किया तो एक रिकॉर्ड के लिए बताना चाहता हूँ माननीय अध्यक्ष महोदय, 1986 में पैसा एक्ट ड्राफ्ट किया था राजीव गांधी जी ने, और उनकी हत्या हो गई, नहीं तो बहुत पहले आ गया होता। ये रिकॉर्ड के माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, आपके पास माननीय अध्यक्ष जी, मैं चोटिल विभाग का मंत्री हूँ। मैं माननीय लक्ष्मण सिंह जी को बताना चाहता हूँ कि 1996 में दिग्विजय सिंह जी ने ये प्रथम बार शुरू किया था, मगर कूड़ेदान में इसको पैसा को डाल दिया था उन्होंने। अब वित्तीय प्रावधान हमारा क्या होगा? हम गांव में जाएंगे, पेशा एक लागू होगा, बहुत सारे काम हम समिति के माध्यम से करेंगे। वो धनार्जन हमको कहाँ से होगा? हमारा स्रोत क्या होगा? वो स्रोत के माध्यम से हम पेशा एक्ट के तहत उन ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य करेंगे। ये हमारा जो है मैं इस आशंका को भी निर्मूल करना चाहता हूँ। पंचायतें करेगी गांव के विकास के काम, गांव में सड़क बनाना, गांव में निर्माण के काम करना, विकास के काम करना। पंचायत के अधिकार अपने स्थान पर सुरक्षित हैं। उनके पास जो पैसा आएगा उनके गांव में, वो हमारे राज्य अब ये मत करिए पंचायत के काम लेकिन क्या करिए, गलत फहमी मत फैलाइए, भ्रम मत फैलाइए। इससे किसी भी मछुआरे का कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोग ये प्रयास भी कर रहे हैं कि इन्हें पैसा लागू कर दिया, अब हम बीमार हो उस समाज को भड़काने का काम करें। उनका भी कोई अहित नहीं है, किसी का कोई अहित नहीं है। मैं सभी माननीय सदस्यों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि पैसा लागू हुआ है तो उसको जमीन पे ठीक ढंग से उतारने में कृपया करके हम मिलकर काम करें। हमें सहयोग करने की कृपा करें, ताकि ये मैं और तुम में न उलझे। जनजाति समाज का सही अर्थों में आदिवासी भाई बहनों का हम कल्याण का काम कर सकें। मुख्यमंत्री जी, आपने प्रदेश में 26 साल बाद आप लेके आए, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ। मेरे 2-3 सुझाव हैं माननीय मुख्यमंत्री। एक मुझे 1996 में जब संसद में पैसा कानून लाया गया था, तो ये मूल भावना थी कि पैसा कानून को तृतीय अनुसूची के पैटर्न पर लागू किया जाएगा। तृतीय अनुसूची का पैटर्न मतलब स्वायत्त परिषद, जिला परिषद और स्वायत्त क्षेत्रीय परिषद। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण जो बात है पैसा कानून की 400 और 410 कि पैसा जो मूल आधार है कि आदिवासी की रूढ़ी, उनकी परंपराएं, उनके रीति रिवाजों का संरक्षण एक रूढ़ी जन्य संहिता के माध्यम से किया जाएगा। जो पैसा रूल्स 2022 मध्य प्रदेश सरकार लेके आई है, उसमें रूढ़ी जन्य संहिता वो विधि को मान्यता नहीं दिया गया। उसके बिना हम आदिवासी की परंपराओं और रूढ़ियों को हम कैसे संरक्षित करना चाहिए? आदिवासी समाज का अब आप मीरा भाई चिंता मत कीजिए, रूढ़ियां परंपरा वो सब अक्षुण्ण रखी जाएगी और बनाए रखने के लिए जो आवश्यक व्यवस्था है वो सारी की जाएगी। हमारी परंपराएं, हमारे जीवन मूल्य, हमारी संस्कृति, उसको अक्षुण्ण बनाए रखने के हर एक प्रयास किए जाएंगे। आप निश्चिंत रहे। मैं मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण काम करने का सौभाग्य हमें मिला है, उसको हम किसी भी हालत में अधूरा नहीं छोड़ेंगे, अधूरा छोड़ने का काम नहीं करेंगे। आगे मेरा नहीं, हम सब मिला के उसको कोई गलत फैक्टर न पैदा किए बिना जमीन पर ढंग से उतर जाए, इसका प्रयास करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय,
अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, कल काफी चर्चा हुई और हमसे कहा गया कि किसानों के मामले में हमारी नीति, हमारी नीयत, उस पर कई तरह के सवाल उठाए गए। मैं पूरी विनम्रता के साथ कल कर्जा माफी पे काफी चर्चा हुई है और इसलिए मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं केवल रेखांकित करना चाहता हूँ। अगर टोका टोकी नहीं करेंगे तो जल्दी रेखांकित करके मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन एक बात महोदय, मैं सिर्फ दोहराना चाहता हूँ कि कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में इनके नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो बात कही थी वो टेलीविजन से दिखाई गई, ऑडियो है, वीडियो है। तय किया था कि 10 दिन में, और उन्हें गिन के कहा था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 10 दिन में अगर कर्जा माफ से क्या बदलिएगा हमने कहा आपने कर्जा माफी का कचरा कर दिया। राज्य अध्यक्ष महोदय, कर्जा माफी आपने सबकी कही थी, फिर लोग छाट की ओर से थे, हरे, सफेद, गुलाबी, अलग अलग रंग के आवेदन पत्र भरे गए। किसान आवेदन पत्र भरने में भटकता रहा, फिर पहले सबका जमा, फिर केवल सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का होगा, प्राइवेट बैंक आपने बाहर कर दिए, फिर कह दिया केवल एक खाते का ही होगा। फिर इस सदन में सरकार की तरफ दबाव आया है, सरकार की तरफ दबाव आया है, सरकार चुका करा है 27 लाख किसानों को 11,000 करोड़ का उपकरण देने को है। अरे आप सुनो तो सही कि 15 मिनट हो जाते हैं तो क्या आप उनको झूठा चला देते हो भाभी जी को? मेरे छोटे भाई गुस्सा हो रहे होंगे, इस उम्र में इतना गुस्सा होना ठीक नहीं है भैया। और अरुण यादव जी ने ट्वीट करके इस सरकार के बारे में क्या कहा था, वो ट्वीट भी अरुण यादव जी का। अरे ऐसे पत्रकार सुन लो भाई, अगर ये सरकार ईमानदारी से करती तो 53,000 करोड़ के कर्जा में 11,000 जमा किया था, ये वास्तव है। लेकिन 11,000 केवल स्वीकृत हुए थे, केवल 7,000 करोड़ रुपया आपने कर्जा माफी का दिया है, केवल 7,000 करोड़ रुपया। आपने माफ किया वो भी सुन लो। किसान आवेदन पत्र भरने में भटकता रहा, फिर पहले सब कर्जा माफ, फिर केवल सहकारी और राष्ट्रीयकृत बैंकों का होगा,
प्राइवेट बैंक आपने बाहर कर दिए, फिर कह दिया केवल एक खाते का ही होगा, फिर इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस बात को स्वीकार किया कि हाँ 7,000 करोड़ रुपए कांग्रेस ने अपने शासनकाल में किसान भाइयों पर माफ किया। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैंने पहले ही जब बजट पिछड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी रहता था तो एक बात को समझाने का प्रयास किया, शायद समझ नहीं। हमने किसानों के ऊपर जब 9,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, यहाँ पे बहुत सारे अधिकारी भी बैठे हैं, वही अधिकारी आज भी काम कर रहे हैं, हमने मध्य प्रदेश सरकार का पैसा बचाया और किसानों के ऊपर तो एक चीज पूछना चाह रहा हूँ, आप जो भाषण शादी उसमें कितनी दी है अपने नेता की बात तो सुन लो भाई, आपको धन्यवाद दे रहा हूँ। कल हमको सुन रहे थे भाई, अपने नेता की बात सुन लो भाई। और बीजेपी पार्टी का अलग अलग आप बजट बता दीजिए कि वहां पे कितना लाभ होगा, टाइगर में कितना लाभ होगा, बीजेपी में कितना लाभ होगा। मुख्यमंत्री जी, और अगर आप भी इस बात की प्रशंसा करेंगे कि जहां सरकार 30,000 करोड़ रुपया लगना था, क्योंकि किसानों के ऊपर जो 30,000 करोड़ का ऋण था, हमने वित्तीय संस्थानों से बात करके, बैंकों से बात करके अगर मध्य प्रदेश की सरकार का पैसा बचाया और कुछ संस्थाओं से 9,000 करोड़ रुपए में सेटलमेंट किया, आपको तो धन्यवाद देना चाहिए कमलनाथ जी और हमारी सरकार को। किसान भाइयों का 30,000 करोड़ का ऋण हमने 9,000 करोड़ में सेटल करके हमने तो आपका ये कहना ये हुआ। और आपको धन्यवाद कि आपने सदन के नेता होने के नाते स्वीकार किया। खबर हो गया और लॉलीपॉप पकड़ाया 7,000 करोड़ का, ऊंट के मुंह में जीरा भी नहीं है। और 10,000 करोड़ आपने कर्जा माफ की बात की, हमने 17,000 करोड़ रुपया फसल बीमा योजना में किसान को बांट दिया। 17,000 सदन में अविश्वास प्रस्ताव पर सीएम शिवराज का करारा जवाब। कहा, कांग्रेस में कौन किस पर विश्वास करता है यही पता नहीं। कांग्रेस राज में हुआ था जमकर भ्रष्टाचार, किए थे 5 महापाप, विपक्ष का हंगामा। कोरोना के नए वेरिएंट पर अलर्ट एमपी सरकार। सदन में बोले सीएम शिवराज, मास्क को होगा मस्ट, सभी सीएमएचओ को निर्देश, हर हफ्ते होगी समीक्षा बैठक। दुनिया में कोरोना से फिर हाहाकार, भारत तैयार, एक्शन में केंद्र सरकार। आज 3:30 बजे पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। एमपी में संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल जारी, मरीजों को परेशानियां भारी, नियमितीकरण की मांग को लेकर आर पार की लड़ाई।
दुर्ग में ठगी के शिकार युवक ने की खुदकुशी। सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर गुंडरदेही के युवक को दिया था पैसा। दोस्तों ने पैसा लौटाने की मांग को लेकर की थी पिटाई। न्यूज 18 एमपीसीजी की बादशाहत बरकरार। सबसे ज्यादा मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 लगातार। प्यार और भरोसे के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और इस वक्त आपको मध्य प्रदेश विधानसभा लिए चलते हैं। सदन की कार्यवाही इस वक्त चल रही है। सीएम शिवराज जवाब वो जानने का अधिकार आपको भी है। आप सुनिए, पूंजी ब्याज दर पर किसानों को अल्पावधि फसल ऋण हमने दिया 44,244 करोड़ रुपया। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन का अनुदान हमने दिया 35,972 करोड़ रुपया। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ हमने दिया 15,196 करोड़ रुपया और हमने उसमें जोड़ दिया मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ अभी 6,352 करोड़ रुपए अभी फिर डालने वाला किसानों के खाते में फिर पैसा जाएगा। फसल बीमा योजना की राशि का भुगतान 1 किस्ती 3,372 करोड़ रुपए की सरकार बन गई। दूसरी थी 6,016 करोड़ रुपए की और पिछले साल 7,752 करोड़ रुपया फिर फसल बीमा योजना के खाते में डाले। फसलों के नुकसान पर आपने राहत की राशि आपने राहत की राशि पार्टी नहीं थी, केवल 25% दी थी। कई किसानों को एक पैसा नहीं मिला। हमने पिछले साल 3,867 करोड़ रुपया डाले। सरकारी बैंकों को फसल बीमा किसान की जीवन आपके आप जेल में डाल रहे हो। किसान की लड़ाई कर रहा है आज के लिए उसे जेल में डाल रहा है। फसलों के नुकसान पर राहत की राशि 3,870 करोड़ रुपया। सहकारी बैंकों को प्रदत्त राशि जो आपने कर्जा माफी के नाम पर दी थी वो हमने दी 800 करोड़ रुपया। उद्यान की फसलों की बीमा राशि का किराया हमने दिया 193 करोड़ 66 लाख रुपया। सोलर पंप योजना में किसानों को अनुदान 111 करोड़ रुपया। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में 3,491 करोड़ रुपया। 2,12,464 करोड़ रुपया हमने किसानों के खाते में दिया। आपने केवल उनके मुंह में दिया जैसा कर्जा माफ कर दिया। अब जनता फैसला करेगी कि किसानों की सरकार कौन सी थी, आपकी थी या हमारी है भारतीय जनता पार्टी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं शिक्षा के बारे में। आपने कई तरह के सवाल उठाए हैं। आप पहले अपनी सरकार के कार्यकाल को देखो, पहले के कार्यकाल को भी देख लो। मैं पढ़ा माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि पूरी शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने का अपराध हुआ था तो कांग्रेस की सरकार ने हुआ था। पूरी शिक्षा व्यवस्था गुरुजी रखिए, आपने रखे गुरुजी 500 रुपया में आपने रखे। शिक्षा कर्मी कल्चर खड़ा करके आपने बच्चों के भविष्य को चौपट और बर्बाद करने का आप क्या है। हमने वो शिक्षा कर्मी हो चाहे गुरुजी हो पूरे अध्यापक बनाए। आज उनकी सैलरी सम्मानजनक है। आज 35,000 40,000 45,000 रुपया उनको सैलरी मिल रही है। शिक्षकों की भर्ती का काम लगातार जारी है। 1 लाख भर्तियां मैंने कही है। अब तक 1,13,000 की योजना बन चुकी है। 15 अगस्त तक शिक्षकों की भी भर्ती होगी, पुलिस में भी भर्ती होगी। कोई विभाग नहीं छूटेगा। भर्तियों का काम जारी है। एक जो समाचार किया है उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। हमने सीएम राय स्कूल खोलने का फैसला किया है ताकि गरीबों के किसानों के मध्यम वर्ग की बेटा पढ़ाना सके। और इसलिए पूरे मध्य प्रदेश में सीएम राय स्कूल बनाने का प्रारंभ हमने किया है। अच्छा भवन
20 से लेकर 30 करोड़ रुपये के बारे में भी मिला। ये रोड स्टेशन स्कीम कब जारी करेंगे आप और नहीं के बारे में बता दें। स्कूल से भी लेने के लिए बस जाएगी गांव में और बस बच्चों को लेके आएगी। 20-25 गांव के सेंटर में एक सीएम राज स्कूल होगा। बच्चे ढंग से पढ़ेंगे। स्मार्ट क्लास एक के बाद बैठ के दिल्ली मुंबई में हमारे क्योंकि इसलिए आपका शिक्षकों को नियमित नाम आ गया अपने हाथ से मेरे क्षेत्र की स्कूल काट दी। भोपाल में मकान मत दो, मुझे नहीं चाहिए। बच्चों के लिए स्कूल उनके स्कूल जरूर बोला जाएगा। ये तो आप स्वीकार कर लीजिए कि सीएम राज स्कूल बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाएंगे। एक बात और मैं गर्व के साथ कर रहा हूँ, देश में सबसे पहले ये हुआ, पहली बार हुआ अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए और अंग्रेजी का हुआ खड़ा कर दिया। हालत ये हो गई कि बड़े बड़े लोगों के बच्चे, राजनेता, उद्योगपति और बाकी सब लोग वो तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में चले गए। गांव का धन्नू, मन्ना, कल्लू, लद्दा, मन्ना, जुम्मन उसके भी कभी समझ आएंगे। अंग्रेजी भाषा के रूप में अंग्रेजी का विरोधी नहीं। अंग्रेजी सीखे कोई बात नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजी के बिना कैरियर बनेगा नहीं। और इसके कारण हमारे गांव में रहने वाले अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, गरीब पार्टी किसान हो, गरीब हो, उनके बेटा बेटी प्रतियोगी परीक्षाओं में पीछे पिछड़ते चले गए। मैं एक बच्चे को जानता हूं जो मेरे पास आया, मेहनत से मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, बाद में 1 साल में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी। मैंने उससे पूछा बेटा तुमने पढ़ाई छोड़ी क्यों? उसका मामा अंग्रेजी मुझे समझ में नहीं आती, तो मैं हीन भावना से ग्रसित हो गया, इसमें पढ़ाई छोड़ के आ गया। बच्चे हीन भावना से ग्रसित होते थे। अंग्रेजी का मतलब टैलेंट नहीं है, अंग्रेजी का मतलब विद्वता नहीं है। अपनी मातृभाषा में भी पढ़ाई हो सकती है और दुनिया का हर देश, चीन में चीनी में पढ़ाई होती है, जर्मनी में जर्मन में होती है, फ्रांस में फ्रेंच में होती है। हमने तय किया है कि मध्य प्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी हिंदी भाषा में की जाएगी, ताकि गरीबों के बेटा, किसानों के बेटा बेटे, के बेटा बेटे वो भी आए और बच्चे ढंग से पढ़ने का काम कर सके। माननीय जाति समाज हमारा हमारे और इसलिए हमने एक नहीं अनेकों योजनाएं अनुसूचित जाति के समाज के लिए बनाने का काम किया है। उन योजनाओं के विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। एक नहीं 1 दर्जन योजना उनका हम काम कर रहे हैं और 5 फरवरी को संत रविदास जी की जयंती पर फिजिकली उन सबको उन योजनाओं का लाभ सार्वजनिक रूप से लेने का काम करेंगे। उनकी जिंदगी बदलने का भी काम होगा। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्ग के बारे में भूपेंद्र सिंह जी ने विस्तार से चर्चा की थी, मैं चर्चा नहीं करना चाहता। उस समय भी पिछड़े वर्ग को छलने का काम किया गया था। आप थे जिन्होंने ये फैसला किया, इससे तो यही इससे हो जाने दिया और बाद में पीएचडी के संदर्भ में एक फैसला आया था, पीएचडी में इसको रद्द करने की 27% की जगह 14% नहीं दिया जाए। कल बात हो गई है, इसके में उसको बहुत विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता। और सामान्य वर्ग के गरीबों के कल्याण के लिए भी हमने सामान्य वर्ग आयोग बनाया है। में हमने लागू करने का काम किया है। हम किसी को 10% किया है, अभियान पे हम किसी वर्ग को छोड़ने नहीं वाले। सब समाज को के साथ में आगे है बढ़ते जाना। आप रोजगार पर सवाल उठा रहे हैं, मैं कहना चाहता हूँ मेरे साथ की नौकरियों भर्ती की बात शांति विस्तार से आपके सामने कहिए। धन्यवाद भाई जी रोजगार का। मेरे प्रिय मित्रों,
महीने में 1 दिन अब हम रोजगार दिवस के रूप में नहीं होने दिया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, उद्योगों की बात आपके समय में चालू हुई है। 2004 से लेकर आज तक हाउस कोर्ट में भर्तियां की गई है, जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का कोई भी आरक्षण नहीं रखा गया। अब आप कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, पर 18 साल तक तो कंट्रोल नहीं कर पाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश की बारी कल वही चर्चा हुई, रोजगार के बारे में चर्चा हुई। महीने में 1 दिन हम रोजगार दिवस के रूप में मनाते हैं मध्य प्रदेश में, और जितनी योजनाएं स्वरोजगार की होती है उन योजनाओं का लाभ सूची के साथ कार्यक्रम करके आप क्या तो इवेंट कर रहे हो। हम इवेंट नहीं करते, लोगों को भटकना ना पड़े, इसलिए हम कार्यक्रम करते हैं। हमने तय किया था पिछले साल 12 जनवरी को विवेकानंद जयंती पे हम 2 लाख नौजवानों को स्वरोजगार की योजनाओं का 1000 लाभ देंगे। मुझे आज बताते हुए खुशी है, 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को हम स्वरोजगार योजना का लाभ हर महीने दे रहे हैं। रोजगार से आयोजित करके कार्यक्रम करके हम प्रधानमंत्री रोजगार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना, मुख्यमंत्री उत्तम योजना, देश में मैं उस विस्तार में जाऊंगा तो समय बहुत लगेगा। 1 दर्जन योजनाओं के माध्यम से हम 2.5 लाख से ज्यादा बच्चों को रोजगार हर महीना दे रहे हैं। हम शासकीय नौकरियों में भी रोजगार देंगे, हम निवेश के माध्यम से भी रोजगार लाएंगे, और हम स्वरोजगार के माध्यम से भी रोजगार देंगे। मुझे कहते हो घर में स्टार्टअप की क्षेत्र में हमारे बच्चे चमत्कार कर रहे हैं। 2500 से ज्यादा स्टार्टअप प्रारंभ हो चुके। सज्जन वर्मा जी जानते होंगे इंदौर में कितने स्टार्टअप प्रारंभ हुए, उनके यूनिकॉर्न नहीं बन गया। 8,000 करोड़ की कंपनियां मध्य प्रदेश के बच्चों ने बना दी है, और योजना बना के जिन बच्चों के पास इनोवेटिव आइडियाज है उनमें पैसा लगा के उनके स्टार्टअप को आगे बढ़ने का अभियान शुरू किया है। कल हमें ये कहा जा रहा था, बड़ी विदेश रोजगार नहीं आया। मेरे प्रिय मित्रों, केवल में अभी बता रहा हूं, पिछले 3 साल में कोविड के बावजूद, कोरोना के बावजूद हमने कोविड के कठिन काल में 447 बड़ी औद्योगिक इकाइयां स्थापित की है, जिनमें 8,500 करोड़ का निवेश और 32,000 से ज्यादा रोजगार मिला है। मेजर मेजर टावर, मेजर स्टोरेज, मेजर बी कमर्शियल, मेजर जिंदल, मेजर मरीन पोर्टल, बायोफ्यूल, सिद्धांत फार्मा, बिहार इंटरप्राइजेज, हाईटाइज इंडस्ट्री, हिंदुस्तान टैप, ये पूरी सूची है। और जीतू जी इंदौर को जानते हो, टीसीएस कौन लेके आया, इन्फोसिस कौन लेके आया, सिम्बॉयसिस कौन लेके आया, नरसिम्हा जी कौन लेके आया, ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी कौन लेके आया, टेक्सटाइल की कंपनियां कौन लेके आया। अगर लाए तो हमारे इन्वेस्टर समिट के परिणामों के कारण हमने रोजगार का माहौल बनाया, और उसके कारण आज नहीं कई वर्षों से निवेश लगातार आ रहा है। और आप सुन लें, फिर हमारा इन्वेस्टर समिट होने वाला है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8, 9, 10 तारीख को इंदौर में होगा। 80 से ज्यादा देशों के लोग आएंगे, और 11 और 12 को फिर इन्वेस्टर समिट होगा। इस बार मैं विदेश गई थी 3 साल, एक बार सोचा था जाने का, पिछले वर्ष में आप लोगों ने कांगड़ आई तो मैंने दोनों कैंसिल कर दिया, मैं यही रह गया। लेकिन मैं कहता हूं कि पूरी शिद्दत, पूरी गंभीरता निवेश के नए अवसर मध्य प्रदेश में कैसे। तो एक बात और बताना चाहता हूँ, और कार्यक्रम जब कमलनाथ जी के समय इंदौर में कार्यक्रम था निवेश का, मुझे पत्रकारों ने पूछा था, आलोचनात्मक दृष्टिकोण से पूछा था, शायद तो कोई उल्टी पुल्टी बात कहूंगा, लेकिन मैंने तब कहा था ये मध्य प्रदेश है,
मुख्यमंत्री कोई भी हो, उनके नेतृत्व में हो रहा तो उनके नेतृत्व हो। मैं इन्वेस्टर से ये कहना चाहूंगा, अपील करके मैंने कहा था कि मध्य प्रदेश में बेहतर राज्य निवेश के लिए कोई नहीं है। आइए मध्य प्रदेश में निवेश कीजिए। तब श्री कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन ऐसे मुद्दे हैं जिनमें पक्ष विपक्ष में सत्ता आनी जानी मतभेद कभी नहीं होने चाहिए। इनमें मिलकर काम करने का हमको प्रयास करना चाहिए, मिलकर काम करने का सोचना चाहिए। रोजगार 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 ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अक्टूबर में बेरोजगारी की दर के जो हमेशा आंकड़े आते, मध्य प्रदेश में बेरोजगारी की दर 0.8%, देश में सबसे कम थी। राज्यों की जो रैंकिंग होती है उसके अनुसार हमारे प्रयास निरंतर निवेश के मामले में मेरे मित्रों जारी रहेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपने अर्थव्यवस्था के कई सवाल उठाए थे। तो आप मध्य प्रदेश विधानसभा की तस्वीरें देख रहे थे। आप